22 मार्च 2023 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सूरत कोर्ट के द्वारा लोकसभा के मेंबर मिस्टर राहुल गांधी को एक डिफेमेशन केस में दोषी करार दिया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर बीजेपी के नेता पुरनेश मोदी के द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले एक रैली में भाषण देते हुए मोदी समाज के हर व्यक्ति को चोर कहा था, जिसकी वजह से मोदी समाज के हर व्यक्ति को बहुत ठेस पहुंची थी। और 2019 में करे गए छोटे से डिफेमेशन केस का फैसला हमारी अदालत 4 साल बाद 2023 में सुनाती है, जिसमें राहुल गांधी को गिल्टी पाया जाता है और राहुल गांधी को 2024 के इलेक्शन से मात्र 1 साल पहले एक 4 साल पुराने डिफेमेशन केस के दोषी के रूप में 2 साल की सजा सुना दी जाती है। और ये सब होने के जस्ट एक दिन बाद 23 मार्च 2023 को लोकसभा के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ लोकसभा का कोई भी मेंबर अगर किसी भी कोर्ट केस में गिल्टी पाया जाता है तो उसकी लोकसभा मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद देश की राजनीति में हड़कंप मच जाता है। सारी पार्टीज एकजुट होकर इस फैसले के खिलाफ बयानबाजियां करती हैं। विपक्षी पार्टीज कोर्ट के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे बीजेपी सरकार की तानाशाही कहती है और उनके द्वारा बीजेपी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी देश के अपोजिशन को खत्म कर देना चाहती है और पूरे देश में तानाशाही फैला देना चाहती है। इस फैसले के बाद कांग्रेस 23 मार्च 2023 को ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी का करार देती है। लेकिन इन सब आरोपों को अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि राहुल गांधी ने 2019 के भाषण में ये नहीं बोला था कि मोदी समाज का हर व्यक्ति चोर है, बल्कि उनके द्वारा ये कहा गया था कि ज्यादातर देश के स्कैमर्स का सरनेम मोदी है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत फर्क है। और तो और हमारे देश के बहुत से बड़े न्यूज़पेपर्स ने भी राहुल गांधी की इस स्टेटमेंट का इंग्लिश में गलत ट्रांसलेशन करके आम आदमी के माइंड को डाइवर्ट करने का काम किया था। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि हर वो नेता जिसने कभी भी बीजेपी सरकार के खिलाफ बोला है या किसी घोटाले में बीजेपी के खिलाफ जांच की मांग करी है, तो उस नेता या पार्टी पर या तो सीबीआई की रेड पड़ जाती है या तो उस नेता या पार्टी को सालों पुराने केसेस में फंसा दिया जाता है, ताकि उस नेता या पार्टी की आवाज को दबाया जा सके। और हम सबको ये समझने की सख्त जरूरत है कि ये सब कोइंसिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी हाल ही में आपने सुना ही होगा कि मनीष सिसोदिया को भी 2020 की एक लिकर पॉलिसी के चलते सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि अगर लिकर पॉलिसी खराब या करप्ट ही थी तो 2020 में ही मनीष सिसोदिया पर केस क्यों नहीं हुआ? 2020 में ही सीबीआई ने रेड क्यों नहीं करी? तभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों नहीं करा गया? अब आप जरा सोचिए कि राहुल गांधी के ऊपर हुए 2019 में एक डिफेमेशन केस को इतना बड़ा बनाकर उसका फैसला 4 साल बाद 2023 में ही क्यों लिया गया? अगर डिफेमेशन केस इतना ही सीरियस था तो उस केस का फैसला तो 2019 में ही आ जाना चाहिए था। उस केस को 4 साल डिले क्यों करा गया? अगर आपका माइंड इन सब सवालों के बाद भी नहीं खुलता तो आप जरा ये सोचिए कि राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में ही क्यों रखा गया? अगर राम मंदिर देश के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था तो इसे जल्द से जल्द बनाकर 2024 से पहले ही क्यों नहीं खोला गया? आप अगर इन सवालों के बारे में ध्यान से और ऑनेस्टली सोचेंगे तो आपको सारा का सारा सच और सारी की सारी गंदी राजनीति खुद ही समझ आ जाएगी। 15 फरवरी 2023 को देश के होम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह जी द्वारा न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू देते हुए ये कहा गया कि 2024 में बीजेपी का कोई कंपटीशन नहीं होगा। और इसके बदले जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन करा गया कि आप इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को कैसे कह सकते हैं, तो अमित शाह जी ने बात पलटते हुए ये कहा कि मोदी जी ने देश के गरीब की किस्मत बदल दी है, रेलवे नेटवर्क भी बहुत अच्छे हो गए हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और उस सवाल का कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। और सोचने वाली बात तो ये है कि इस इंटरव्यू के मात्र 1 हफ्ते बाद ही राहुल गांधी, जो कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक अच्छी टक्कर दे सकते थे, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। अब ये कोइंसिडेंट है या कोई सोची समझी प्लानिंग, ये तो भगवान ही जाने। अगर आप थोड़ा और डीपली सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मीडिया का भी इस राजनीति में बहुत बड़ा रोल है। देखिए, आप सब जानते हैं कि मीडिया हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही हमें हमारे देश का हाल चाल मिलता है कि देश में क्या चल रहा है, कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन सी नई पॉलिसीज आ रही हैं एंड एटसेट्रा। लेकिन आप जरा सोचिए कि मीडिया हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज की न्यूज ही क्यों दिखाती रहती है? क्या देश और दुनिया में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बदले कोई और घटना नहीं हो रही है? आप जरा सोचिए, क्यों मीडिया हमेशा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टी की बुराई में लगी रहती है? क्यों मीडिया हर वक्त बस सिर्फ बीजेपी के गुण गाती रहती है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं, जो कि होता है बहुत हल्का। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक सूट बिक गया। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते। बलूचिस्तान की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान मान रही है। By the way, Mr. Prime Minister, it was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. चीन भी अब तो कह रहा है कि पीएम मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं। मजा आया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और हर पब्लिक सर्विस पिछले बीते कुछ सालों में कितनी डेवलप हुई है, लेकिन इन सब के बारे में हमारी मीडिया में बात तक नहीं करी जाती है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो महीने भर तक इस न्यूज को तोड़ मरोड़ कर देश के लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है? खैर, मीडिया के टॉपिक पर तो हम अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो अगर आप ऐसे ही ट्रुथ स्प्रेडिंग वीडियोस को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पॉलिटिक्स, एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक देश की गवर्नमेंट का काम होता है देश को डेवलप करना और लोगों से वोट अपनी डेवलपमेंट्स के बेस पर लेना, ना कि आम जनता के साथ धर्म की राजनीति करके। और रही बात लोकसभा इलेक्शन 2024 की, तो फिलहाल तो बीजेपी के खिलाफ कोई भी बड़ा विपक्षी चेहरा सामने नहीं आया है जो बीजेपी को लोकसभा इलेक्शंस में टक्कर दे सके। लेकिन हाँ, अगर विपक्षी पार्टीज आपस में गठबंधन करती हैं तो बीजेपी को कंपटीशन देने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। बट फ्यूचर तो फ्यूचर है, तो ये सब चीजें तो हमें फ्यूचर में ही देखनी पड़ेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।